फाइव पर चर्चा की शुरुआत करते हैं एक मजेदार सी खबर के साथ। आई एम श्योर कि आप दोनों ने सुना होगा कि ऊपर वाला जब भी देता देता चप्पल फाड़ के क्यों देता है वो मैं बताती हूँ। आज सबसे पहले देखिए बात करेंगे किस्मत के टॉप गियर की, और ये टॉप गियर लगाया है केरल में एक ऑटो ड्राइवर की किस्मत ने। इस ऑटो ड्राइवर की 1 2 नहीं 8 10 भी नहीं बल्कि पूरे 25 करोड़ की लॉटरी लगी है। नवजोत, क्या मानना है आपका? इस लॉटरी के बाद से आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं या नहीं? बिल्कुल। क्या चाह रही हैं कि आपकी भी लॉटरी लग जाए? देखिए फिलहाल तो मैं फ्रेंच फ्राइज से पेट भर रही हूँ तो मुझे पता वो लगने वाली नहीं है, लेकिन स्टोरी जरूर बताइए। ऑटो ड्राइवर का नाम है अनूप। उनका परिवार पैसों की इस छप्पर फाड़ बारिश से बहुत खुश है और परिवार का कहना है कि जो सपने उन्होंने अपने लिए देखे थे वो अब वक्त आ गया है उनको पूरा करने का। इसे कहते हैं किस्मत का खुलना, इसे कहते हैं सपनों का सच होना, इसे कहते हैं रातों रात दुनिया बदलना। केरल के ऑटो ड्राइवर अनूप के लिए ओणम का उत्सव खुशहाली की ऐसी सौगात लाया जिसे ये ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। अनूप ने केरल लॉटरी के इतिहास में सबसे बड़ा इनाम जीता है। ओणम बम्पर में अनूप की 25 करोड़ की लॉटरी लगी है। पेशे से ऑटो ड्राइवर अनूप शेफ बनना चाहते थे और मलेशिया जाने के लिए इन्होंने 3 लाख के लोन के लिए अप्लाई भी किया था। रविवार को ही इनकी 25 करोड़ की लॉटरी लगी। उसी वक्त बैंक से भी फोन आया कि इनका लोन अप्रूव हो गया है, लेकिन तब तक अनूप की दुनिया बदल चुकी थी। अनूप ने बैंक से मिला लोन का ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि अब करोड़पति अनूप को मलेशिया जाने की जरूरत ही नहीं। अब तो सपनों की हकीकत में बदलने का वक्त है। उम्मीद है तमाम टैक्सेस कटने के बाद अनूप को करीब 15 करोड़ की राशि मिलेगी। अनूप कहते हैं कि वो सबसे पहले अपने परिवार के लिए शानदार घर बनवाएंगे और बाकी के पैसे से होटल व्यवसाय में उतरेंगे। अब वक्त करवट ले चुका है। अब हसरत शेफ बनने की नहीं, दूसरे शेफ को नौकरी देने की है, क्योंकि अब ऑटो ड्राइवर अनूप की जिंदगी टॉप गियर में दौड़ रही है। बम्पर खुशहाली ने इनकी चौखट पर दस्तक जो दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए इसीलिए कहते हैं कि सपने देखते रहिए, ये कब कहां कैसे पूरे हो जाए किसी को अंदाजा नहीं। चलिए कार्यक्रम में अब बात करेंगे इंडिया की नई आशा की। ये नई आशा नए भारत की नई तस्वीर को पेश करती है। अब ये नई आशा कौन है ये भी जान लीजिए। ये नई आशा उन 8 चीतों में से एक है जो नामीबिया से भारत लाए गए हैं। जी हाँ, देखिए इन 8 चीतों के नामों की चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से एक मादा चीते को आशा नाम दिया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर चीतों के नाम सामने आने बाकी हैं। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए इन चीतों की अदाएं देखिए। इनकी अटखेलियां, इनकी अंगड़ाई बताती है कि ये जंगल इन्हें भा गया है। नई रिहाइश में अब ये धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। गुड न्यूज ये भी है कि इन चीतों के नाम भी सामने आने लगे हैं। अब उन नामों की चर्चा होने लगी है जिनसे इन्हें पुकारा जाएगा। कहा जा रहा है कि इन चीतों को ओबान, फ्रेडी, सवन्ना, आशा, सिवली, सैसा और साशा जैसे नामों से जाना जाएगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि इन चीतों के ये नाम नामीबिया में ही रखे गए थे। चर्चा ये भी है कि एक मादा चीते का नाम आशा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। फिलहाल इन चीतों को 12 किलोमीटर के क्षेत्र में तैयार किए गए बाड़े में रखा गया है। कूनो प्रबंधन की इन चीतों पर पैनी नजर बनी हुई है। पार्क प्रशासन के मुताबिक सभी चीते सहज भाव से नई रिहाइश में ढल रहे हैं। सभी का व्यवहार सामान्य है। 8 चीते यहां आराम से घूम फिर रहे हैं। चीतों के सभी वाइटल पैरामीटर सामान्य हैं। फिलहाल 1 महीने तक चीतों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसके बाद इन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इन चीतों की रखवाली के लिए 90 गांव के 450 से ज्यादा लोगों को चीता मित्र बनाया गया है। इनका काम शिकारियों से चीतों को बचाने का होगा। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए आहार की कोई कमी नहीं। यहाँ चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौसिंघा, ब्लैक बक, ग्रे लंगूर जैसे जानवर काफी तादाद में मौजूद हैं, जो शिकारी चीते के आखेट और भोजन का सामान बनेंगे।
जाहिर है कूनो नेशनल पार्क इन चीतों के लिए माकूल रिहाइश साबित होगा और ये चीते भारत के जंगलों की जैव विविधता और प्राकृतिक खुशहाली में चार चांद लगाएंगे। लिहाजा ये महज चीते नहीं हैं, ये नए भारत की वो आशा है जो कुदरत के प्रति उसके सजग सतत प्रयासों को एक कड़ी में जोड़ती है। ये वो तस्वीर है जो दर्शाती है कि नया भारत केवल विकास की ओर अग्रसर नहीं है, कुदरत के प्रति अपने कर्तव्यों को भी बखूबी निभा रहा है। शिवपुर से खेमराज दुबे और रविश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब खुशियों की आशा की बात कर लेते हैं और ये सौगात मिली है सियाचिन को। सौगात दरअसल ये है कि इंटरनेट की सुविधा यहां पर लोगों को दी गई है। सियाचिन में तैनात जवान अब 24 घंटे इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। इस सुविधा से कई सारी मुश्किलें उनकी आसान हो जाएंगी। बिल्कुल, रक्षा की दृष्टि से देखें तो बेस पर मौजूद सैनिक हमेशा हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और हालातों की जो जानकारी है वो तुरंत दी भी जा सकेगी। इनके अलावा सैनिकों के लिए भावनात्मक दृष्टि से भी ये खुशी की बात है, क्योंकि जब उन्हें परिवार वालों और रिश्तेदारों के संपर्क में रहने के लिए ज्यादा सहूलियत इससे मिलेगी। उन्नीस 19,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर अब अपनों के संदेश आएंगे, अपनों से बात होगी और अपनों के करीब होने का एहसास होगा। वैसे तो ऐसी बातें आज की तारीख में कोई नई नहीं है, लेकिन अगर मोर्चा सियाचिन का हो तो ये सब कुछ किसी सपने के सच होने जैसा है। फिलहाल गुड न्यूज ये है कि सियाचिन के सबसे ऊंचे और दुर्गम मोर्चे पर इंटरनेट सेवा एक्टिव हो गई है। सियाचिन को दुनिया का सबसे मुश्किल मोर्चा माना जाता है। बर्फ यहां सांसों में घुलती है और ऑक्सीजन तक के लिए यहां जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस इलाके में वैसे तो बर्फ के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन अपने गांव से, अपने परिवारों से दूर फौजी यहां दिन रात डटे रहते हैं। ये बर्फीला मोर्चा फौजियों की जिंदा दिली से जिंदा है। सेना की वजह से ही यहां अब तक सब कुछ था, सिवाय इंटरनेट के, जो अब यहां पहुंच गया। सियाचिन में अब इन जवानों की चौकसी को इंटरनेट की रफ्तार मिल गई। 19,000 फीट की ऊंचाई पर अब ये सैनिक 24 घंटे इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट की सुविधा शुरू होने से अब इमरजेंसी में हेडक्वार्टर को फौरन इत्तला दी जा सकती है। अब सैनिकों के लिए घर, परिवार और रिश्तेदारों से बात करना आसान हो गया है। सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाके में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का काम किया है इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कोर ने। आर्मी की इस टीम को दुर्गम इलाकों में काम करने में महारत हासिल है। महीनों की मशक्कत के बाद फायर और फ्यूरी टीम ने सियाचिन की पहाड़ियों पर सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करने वाले डिश लगाए। सियाचिन की पहाड़ियों पर लगे ये डिश हर वक्त सैटेलाइट से जुड़े रहते हैं। इन सैटेलाइट की मदद से ही सियाचिन में इंटरनेट का नेटवर्क तैयार हो चुका है। रविवार को इस टीम ने सियाचिन में इंटरनेट सर्विस को एक्टिव कर दिया। सियाचिन में इंटरनेट नेटवर्क का होना हिंदुस्तान के सैनिकों के लिए दोहरी खुशी का सबब है। एक तरह से ये नेटवर्क दुश्मन के नापाक मंसूबों को नेस्त नाबूद करेगा। दूसरा, हमारे फौजी भी 24 घंटे अपने परिवार वालों से कनेक्ट रहेंगे। जाहिर है, ये इंटरनेट क्रांति का सफर है जो हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल मोर्चे तक जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गंगा घाटी के इंडो चाइना बॉर्डर से लगे सीमांत गांव में आजकल सेल्कू मेले की धूम है। धार्मिक परंपरा में शुमार इस मेले में गंगा घाटी के समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और इसके माध्यम से देवों और प्रकृति का आभार जताया जाता है। दरअसल देखिए, गंगा घाटी में सीजन की फसलें तैयार हैं, अब बारी उन्हें काटने की है। लेकिन देवभूमि की परंपरा ये है कि कोई भी शुभ कार्य करने से ठीक पहले देवों का पूजन कर उनसे अनुमति ली जाती है। अनुमति के इसी अनुष्ठान को सेल्कू उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के सेल्कू मेले की हैं। गाजे बाजे की धुन पर जिस पालकी को अपने कांधे पर उठाए ये भक्त लिए जा रहे हैं, ये पालकी है समेश्वर देवता की।
उत्तरकाशी के लोग समेश्वर देवता को अपना इष्ट मानते हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि किसी भी कार्य के शुभारंभ से पहले इष्ट देव की पूजा उनके स्मरण से उनकी मनोकामना पूरी होती है, घर में समृद्धि आती है। इस टाइम हमारे जितने भी जो फसलें होती हैं और जो भी हमारा जो व्यवसाय है उसके समाप्त होने के बाद हम एक खुशी के तौर पर इस मेले को मनाते हैं। सेलकू का मेला 2 दिन तक चलता है और इन 2 दिनों में समेश्वर देवता की पालकी पूरे इलाके में घुमाई जाती है। 2 दिन तक मनाए जाने वाले सेलकू अनुष्ठान के दौरान बेटियां अपने मायके आती हैं और समेश्वर देवता से मनोकामना मांगती हैं। आज के दिन हमारी तमाम दिहाड़ियाँ जहाँ भी वो ससुराल गई है वो आज अपने मायके में आते हैं और अपने समेश्वर इस देवता को जो अपनी इच्छा स्वरूप जो भी भेंट स्वरूप देना चाहती है वो आज के दिन देती है और उनकी मनोकामनाएं या उन पे कोई सुख दुख की जो भी उन पे होता है उसको हमारे समेश्वर देवता उसको परिपूर्ण करते हैं। प्रकृति से प्रेम और उसके प्रति आभार प्रकट करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सेलकू उत्सव भी उसी परंपरा की एक कड़ी है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसे उत्सव की कर लेते हैं जिसकी चर्चा किए बगैर हम लोग शायद रुक भी नहीं सकते। देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका शिद्दत से सबको इंतजार भी हो रहा है। बिल्कुल, चाहे आप उस स्टेट के हो ना हो, लेकिन उसका इंतजार आपको जरूर रहता है। देखिए हम बात कर रहे हैं दुर्गा उत्सव की। बस चंद दिन बाकी हैं दुर्गा उत्सव शुरू होने में और अगले हफ्ते से नवरात्र शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन मां के स्वागत के लिए तैयारियां अभी से शुरू हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं नवजोत बताएंगे। देखिए तैयारियों से पहले मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ। मुझे डांडिया। बताइए। नहीं, डांडिया तो गुजरात में होता है, हम माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं जो कोलकाता की फेमस है। मुझे ये बताइए कि इस बार उत्सव में क्या आपको अलग नजर आने वाला है, कुछ गेस कर सकते हैं आप? देखिए 2 साल बाद भव्य रंगारंग कार्यक्रम होंगे तो हो सकता है कि जो एक्साइटमेंट का लेवल लोगों का वो डेफिनेटली अलग नजर आने वाला है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में तैयारियां तो चली रही हैं। मूर्तिकार मां की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और कोरोना के बाद जिस तरीके से रंजना ने भी बताया कि पूजा को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है। दुर्गा पूजा का त्योहार, दिन बस गिनती के बचे हैं। ऐसे में मां दुर्गा की प्रतिमा को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कलाकारों के आंगन में मां की मूर्ति जीवंत हो रही है। कहीं मूर्तियों को तराशा जा रहा है, तो कहीं पूरी सजगता से कलाकार उनमें रंग भर रहे हैं। कहीं मां का श्रृंगार हो रहा है, नाक में नथ, सिर पर मुकुट, तो साड़ी और कपड़ों पर चांद सितारे लगाए जा रहे हैं। आगर मालवा के ये मूर्ति कलाकार मां के अनेक रूपों को जीवंत करने की कोशिश में जुटे हैं। हाथ रहते हैं, त्रिशूल रहता है, जोत रहती है, मुकुट रहता है, फूल रहती है, तलवार रहते हैं, सभी रहते हैं। शेर तो रहता ही रहता है, पत्थर रहते हैं, राक्षस रहता है। त्योहार कोई भी हो, देवी देवताओं की मूर्ति को आकार देते, रंग भरते आगर मालवा के इन कलाकारों की इच्छा बस इतनी सी है कि इन मूर्तियों की बिक्री के जरिए उनकी जिंदगी में भी रंग भर जाए। इन कलाकारों का कहना है कि इनकी बनाई मूर्तियां आसपास के इलाकों से लेकर राजस्थान तक जाती हैं। लिहाजा डिमांड के हिसाब से यह मूर्तियां तैयार होती हैं, 4 इंच छोटी से लेकर 7 फीट ऊंची तक। हालांकि किसी भी साइज में शेर पर सवार और 8 भुजाओं वाली देवी मां की मूर्ति की डिमांड ज्यादा है। प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, गुड न्यूज टुडे। आपको लिए चलते हैं नागपुर, जहां एक फव्वारा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फव्वारा नाचता है, गाता है, संगीतमय प्रस्तुति देता है और ये फव्वारा
फुटाला तालाब में बना है। एक मिनट, ये फव्वारा ही है पक्का? मुझे लग रहा है ये कुछ कुछ मेरी तरह है, नाचता भी है, गाता भी है, कुछ इंटरेस्टिंग है। देखिए, यकीन जानिए, फव्वारा के जरिए ऐसा लाइट और शो दिखाया जाता है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये फव्वारा इतिहास की झलक को भी दिखाता है, आजादी की विजय गाथा सुनाता है और पानी में आग भी लगाता है। तो आप भी देखिए इस अनूठे फव्वारे को। Many prominent personalities of Nagpur have been part of the progress and development of the Jumma Talab, which we now know as Gandhi Sagar. Jumma Talab is the only source of water for the Indian. पानी की बूंदों पर संस्कृति की झलक। Spread of India. Marathi literature flourished. Marathi was also the language. पानी की बूंदों पर उभरा इतिहास। पानी की बूंदों पर वीरों की विजय गाथा। ये भव्य तस्वीरें नागपुर के फुटाला लेक पर बने म्यूजिकल फाउंटेन की हैं। पानी के फव्वारे पर चमकती रंगीन रोशनी के साथ इतिहास की यात्रा पर जाना किसी सपने के सच होने जैसा था। म्यूजिकल फाउंटेन शो के दौरान बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर की आवाज में होने वाली कमेंट्री माहौल को और शानदार बना रही थी। आपको बता दें कि फुटाला लेक पर म्यूजिकल फाउंटेन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस रंगीन फव्वारे को देखने के लिए फुटाला तालाब के पास 400 सीटों की क्षमता वाली दर्शक गैलरी बनाई गई है। फुटाला लेक के सामने ही 1100 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है। इसके पास में ही 12 मंजिल का फूड प्लाजा बनाया जा रहा है। फुटाला लेक म्यूजिकल फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है। इस फाउंटेन का फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म 180 मीटर का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए आर्किटेक्चरल मार्बल है। म्यूजिकल फाउंटेन शो के दौरान 94 फव्वारों से निकलते पानी पर पड़ने वाली रोशनी गजब लग रही थी। 35 मिनट के शो में नागपुर के इतिहास को दर्शाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। The Yadav rule spread from the Vindhyas to the whole of South India. Marathi literature flourished. और चलिए रुक कर लेते हैं इसी के साथ कश्मीर का, जहां से लगातार बदलाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और तकरीबन हर रोज एक गुड न्यूज सामने आती है। आज जो अच्छी और गुड न्यूज सामने आई है वो है पहलगाम की, और नवजोत बताएंगी कि अब क्या बदलाव हुआ है। शगुफ्ता, घाटी इतनी खूबसूरत है, गुड न्यूज तो वहां से आनी है। हिंदुस्तान का ताज कहते हैं हम कश्मीर को। बदलाव की इसी मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में फिशिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले लोग बहुत उत्साहित नजर आए। खूबसूरत वादियों के बीच ये अनोखी प्रतियोगिता वाकई नजारा आंखों को सुकून देने वाला है। देखिए जरा। अनुच्छेद 370 हटने के 5 बरस बाद ही सही, घाटी में बदलाव की बयार बह रही है। विकास के रास्ते पर सिर्फ घाटी का नक्शा ही नहीं बदल रहा, लोगों की सोच भी बदल रही है। युवाओं को नई नई एक्टिविटीज में व्यस्त किया जा रहा है, उनके अंदर रचनात्मक पहल जगाई जा रही है ताकि वो कश्मीर की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी दें और विकास के भागीदार बने। इसी वानगी को पेश करती है ये तस्वीर, जिसमें लोग एक ऐसे कंपटीशन का हिस्सा बने हुए हैं जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाता है। तस्वीरें पहलगांव के पास बहने वाली एक नदी की है, जहां एंगलर के जरिए फंदा डालकर मछलियों को फंसाया जा रहा है। कश्मीर एंगलर्स फेडरेशन की पहल पर जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग और मत्स्य विभाग की साझेदारी से आयोजित किए गए इस कंपटीशन में हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कवायद का मकसद कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेकर फिर से लोगों में उत्साह भरना है। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले भी खासे उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि मछली पकड़ने की ये प्रतियोगिता सिर्फ लोगों की सोच में बदलाव की कवायद नहीं, बल्कि यहाँ की मछलियों को बचाने से भी जुड़ी है। मुझे 45 ईयर फिशिंग करते हुआ है, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि ये इवेंट ऐसे हो रहा है। जेके टूरिज्म, जो डायरेक्टर टूरिज्म है एंड फिशरी डिपार्टमेंट, जो पहली बार उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, दिस इज वेरी वेरी गुड स्टेप फॉर लोकल प्लस द टूरिस्ट ऑल्सो। इस कंपटीशन के जरिए माना जा रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या होगा
ये तो वक्त के हाथ में है, लेकिन सच ये है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली हर तस्वीर का संदेश बड़ा साफ है। न सिर्फ यहाँ हालात बदल रहे हैं, बल्कि लोगों के जीने का अंदाज भी, जिसमें अमन, मोहब्बत और विकास की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी को शौक होता है कि वो अपने बर्थडे पे कुछ खास, कुछ एडवेंचरस करे। आपने क्या किया है? सोचिए जरा, खबर शगुफ्ता बताएंगी। मैं क्या करूंगी, मैं भी सोचूंगी, लेकिन वो मेरी विश लिस्ट में है, जब कर लूंगी फिर बताऊंगी। आपकी मुलाकात उस शख्स के साथ करवाते हैं जिन्हें दुनिया सचमुच का स्पाइडरमैन कहती है। फ्रांस के एलन रॉबर्ट हैं, जो अपने कारनामों से दुनिया को अक्सर चौंका देते हैं। अब क्या किया है उन्होंने, रंजना बताएंगी। देखिए, रॉबर्ट ने अपना 60वां जन्मदिन अलग ही अंदाज में मनाया। अपने 60वें जन्मदिन पर उन्होंने पेरिस में 48वीं मंजिल पर बिना किसी सहारे के चढ़ाई करके सबको अचरज में डाल दिया। देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं, लेकिन किस तरीके से शॉकिंग कारनामा इन्होंने किया है, वो भी 60 साल की उम्र में, आप भी देखिए। विशालकाय बिल्डिंग और उस पर बिना किसी सहारे के चढ़ता चला जा रहा ये शख्स। ये तस्वीरें पेरिस की हैं, जहां इस शख्स ने बिल्डिंग के ऊपर पहुंचकर अपना 60वां जन्मदिन इस अंदाज में मनाया। 48वीं मंजिल फतेह करने के बाद अपने जोश का इजहार करते इस शख्स का नाम है एलन रॉबर्ट, जिन्हें फ्रांस के स्पाइडरमैन के रूप में जाना जाता है। फ्रांस के इस स्पाइडरमैन ने 60 साल का होने पर इस बिल्डिंग पर बिना किसी सहारे के चढ़ना तय किया था। लिहाजा अपने 60वें बर्थडे पर एलन रॉबर्ट ने इस बिल्डिंग पर चढ़ाई शुरू की। बीच में एक बार पानी पीने के लिए रुके और फिर अपने मिशन में जुट गए। बिल्डिंग के ऊपर पहुंचकर इस उम्र में भी अपने जोश का दिल खोलकर इजहार किया। बताया गया है कि उन्हें टॉप पर पहुंचने में महज 60 मिनट लगे। एलन रॉबर्ट इससे पहले भी कई बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं। इन्हें दुनिया भर की ऊंची इमारतों पर चढ़ने के लिए जाना जाता है। अमूमन वो बिना किसी पूर्व इजाजत या सूचना के अपने स्टंट करते हैं, जिसके चलते कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे तो चाय का कोई वक्त नहीं होता, क्योंकि हर वक्त चाय का होता है, लेकिन स्पेशल चाय का वक्त 4 बजे। क्या बात है। देखिए, रिश्तों की चाय में ना शक्कर थोड़ी सी हिसाब से डालनी चाहिए। कम हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा हो गई तो स्वाद बिगड़ जाएगा। इसीलिए बैलेंस शक्कर के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं बैलेंस खबरों की तरोताजा कर देने वाली चाय। हर रोज शाम 4 बजे। कल फिर मुलाकात होगी गुड न्यूज टुडे पर।